हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को साइंस का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए दोस्तों सब्सक्राइब कर दे। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्क। सब लोग आप लोग रेडी है ना? चलिए देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है कार्य, कि कार्य किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं। साइंस की भाषा में वर्क का कोई अलग डेफिनेशन है। लिखा हुआ बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में, यानी कि जिधर आप बल लगा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में कुछ वस्तु जो है विस्थापित हो गया, यानी कि डिस्प्लेस हो गया, तब हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। ठीक। सेकेंड पॉइंट समझिएगा कि कार्य जो होता है बल और विस्थापन का कौन सा गुणनफल होता है? अदिश गुणनफल होता है। हम आपको जो है चैप्टर नंबर 2 में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको पढ़ाए थे, उसमें हम आपको अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल बताए थे। ठीक है, बैठा लीजिए बैठा लीजिए। देखिए अब आपका अदिश गुणनफल क्या होता है। देखिए आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने पर क्या हुआ, वस्तु इधर डिस्प्लेस हो रहा है, यानी इधर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा। और इसके बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि कार्य जो होता है बल और विस्थापन का कौन सा गुणनफल? अब देखिए अदिश गुणनफल किसे कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। अदिश गुणनफल जो है किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, ये हो गया वर्क, यानी कि वर्क को W से डिनोट करेंगे। तो वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, चूंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसके ऊपर जो है हम थोड़ा छोटा सा तीर लगा देंगे, इसको बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बीच कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, जब अगर आपको डॉट लगा दे तब समझिएगा ये कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट जब आप हटाते हैं तब आपका फॉर्मूला निकल कर आता है Fs cos थीटा। याद रखिएगा कि अदिश गुणनफल में डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट Fs क्या लिखेंगे? cos थीटा। याद रखिएगा। और एक आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर आपका सदिश गुणनफल हो तो बीच में हम क्रॉस दिखाते हैं। तो बीच में जब क्रॉस दिखाते हैं तब इसको हम लिख सकते हैं Fs sin थीटा। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सदिश गुणनफल। चूंकि हम लोग वर्क जो होता है बल और विस्थापन का कौन सा गुणनफल होता है? अदिश गुणनफल होता है। इसीलिए हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, और डॉट जैसे ही हटेगा यहाँ पर क्या लग जाएगा? कॉस लग जाएगा। बोले यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं? आपको क्या करना है, कॉस का मान याद कर लेना है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री बोलिए बोलिए बोलिए, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री बोलिए 1/√2, और उसके बाद कॉस 60 डिग्री बोलिए 1/2, और कॉस 90 डिग्री बोल दीजिए। तो कॉस 90 का मान कितना हो गया? 0। ये अभी आपको काम पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना तब आपको एंगल कुछ ना कुछ दे देगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? तो S का मतलब हो गया विस्थापन, जिधर विस्थापित हो रहा है। इधर हो गया आपका फोर्स, और विस्थापन और फोर्स के बीच जो थीटा है ये क्या बताएगा? कोण, यानी कि एंगल। यानी कि अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल कर आया? Fs cos थीटा। बोले यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखिए हम आपको 2 केस समझाते हैं। केस नंबर 1 समझिए। केस नंबर 1, देखिए केस नंबर 1 में क्या है, अगर मान के चलिए कि cos थीटा का वैल्यू, मान के चलिए थीटा का मान आप ले लिए 0 डिग्री। कितना ले लिए? 0 डिग्री। देखिए थीटा का मान जब 0 डिग्री होता है तब क्या होता है? 0 डिग्री का मतलब है कि जिधर आप दम लगा रहे हैं, जिधर आप दम लगा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में विस्थापन हो। तो दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बना तो क्या बना? 0 डिग्री। कुछ उठेगा तब तो एंगल बनेगा। तो जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तब थीटा का मान कितना डिग्री होता है? देखिए थीटा का मान जब 0 डिग्री है तब इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू होता है Fs
कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब बताइए कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान 1। तो बोलिए यहाँ से वर्क डन क्या निकल कर आया, F इंटू एस इंटू 1। तो वर्क डन बराबर क्या बोलेंगे, F इंटू एस, यानी कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब आप सेकेंड केस समझिए। सेकेंड केस देखिए, थीटा का मान अगर आपका कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। देखिए 90 डिग्री का मतलब क्या है कि आप जो है इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इधर आपका फोर्स, यानी कि इधर क्या हो गया F, तो दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस कितना डिग्री। अब बताइएगा कि कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो जब कॉस 90 का मान 0 हो गया तो F इंटू एस इंटू 0 बोलेंगे, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या होता है, यानी कि यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाता है। यानी कि अब आपको क्या समझ में आया कि अगर विस्थापन और बल के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो वैसे में कार्य का मान कितना होता है, 0, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा, 0 कार्य होगा। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि अगर थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि आप इधर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है, तो इसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कार्य निगेटिव होता है। बोलिए कार्य कैसे निगेटिव होगा, आप आगे दम लगा रहे, काम पीछे हो रहा, तो इस तरह से कार्य ऋणात्मक हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि W बराबर क्या बोलेंगे, एफ एस कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मान होता है -1। क्या होता है, -1। तो W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस इंटू -1। तो W बराबर क्या बोलेंगे, -F इंटू एस। तो बताइए यहाँ से आपको 3 केस समझ में आया, केस नंबर 1, केस नंबर 2, और ये केस नंबर क्या हो गया, 3। तो अब यहाँ से आपको क्या क्या समझना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री हुआ तो कार्य होगा मैक्सिमम कार्य होगा, यानी कि आपका जो है इसको मैक्सिमम कार्य कहने का मतलब है धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य यानी कि पॉजिटिव वर्क। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तब वैल्यू कितना होगा, 0, यानी कि हम कहेंगे शून्य कार्य, यानी कि कौन सा कार्य, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा। और अगर आप थीटा का मान कितना डिग्री, 180 डिग्री ले लिए तो आपका कार्य कैसा निकला, ऋणात्मक, यानी कि आपका कार्य हो गया ऋणात्मक कार्य, यानी कि निगेटिव वर्क। बात समझे कि नहीं समझे। तो अब यहाँ से आपको समझना है कि कार्य 3 तरह से हो सकता है, एक हो सकता है धनात्मक, एक हो सकता है 0, और एक क्या हो सकता है, यानी कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकता है। बोलिए क्लियर हुआ। चलिए अब आप इसको लिखिए जल्दी से। अब यहाँ से आप जो है थोड़ा सा आगे देखिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ समझना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। सबसे पहले इसका मात्रक देखना है। तो याद रहेगा कि कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक आपको यहाँ से लिखना होगा फिर से, ठीक ना, यहाँ से फिर लिखेगा। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद इसका एक और मात्रक होता है, देखिए फोर्स है, तो फोर्स का होता है न्यूटन, और ये एस मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है दूरी, तो न्यूटन इंटू मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस साइंस में 2 अलग अलग चीज़ है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं और डिस्टेंस किसको कहते हैं। जैसे मान के लिए ए से बी पॉइंट तक, जैसे कि अगर आपको ए से बी पॉइंट तक पहुंचना है और कोई सीधा रास्ता नहीं, आप घुमा फिरा करके पहुंचे, तो ये हो गया आपके लिए दूरी। और ए और बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको कहते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। तो चूंकि ये भी हम इसको भी मीटर से नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से नापते हैं, इसीलिए दोनों का यूनिट भी सेम होता है।
लेकिन ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी कि आपका सदिश राशि, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है यानी कि अदिश राशि। तो अब बताइए यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि एक और फॉर्मूला बना न्यूटन इंटू मीटर। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो अगर जूल मिले तो भी सही, न्यूटन मीटर मिले तो भी सही। अब आपको देखिए इसका एक और यूनिट होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। ध्यान से क्या, फोर्स है तो आप लोग पढ़े हैं ना कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जहाँ पर मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये -2 समझ रहे ना, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब बताइए ये वैल्यू जो है फोर्स के जगह पर यहाँ रख दे, फोर्स की जगह पर, तो फोर्स की जगह पर रख देंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका सिर्फ फोर्स के लिए। अब एस बचा, तो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी इनटू क्या बोलेंगे, मीटर। तो अब बताइए यहाँ पर मीटर मीटर कितना बार हुआ, 2 बार हो गया। तो यहाँ से यूनिट क्या बनकर आया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं। तो आपका जूल भी सही है, न्यूटन मीटर भी सही है, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी सही है। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। इसको कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, डेराइव करके हम लाएं। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद याद रखेगा कि इसका डायमेंशन लिखना होगा, बीमा जिसको बोलते हैं डायमेंशन। देखिए डायमेंशन लिखने के लिए हम आपको बताए थे कि जहाँ पर द्रव्यमान हो यानी कि मास हो उसको कैपिटल M से दिखाते हैं, और जहाँ पर लंबाई का केस हो यानी कि मीटर तो उसको L से दिखाते हैं, लेंथ से, और जहाँ पर टाइम का केस हो उसको किससे दिखाते हैं। तो डायमेंशन लिखने के M L T तीनों जरूरत पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर केजी है तो केजी के लिए क्या लिखेंगे, M मास हो गया, उसके बाद मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर लेंथ होता है यानी कि L स्क्वायर, और S होता है सेकेंड, तो सेकेंड को टाइम से दिखाते हैं, तो T माइनस क्या लिखेंगे 2 यानी कि डायमेंशन क्या निकल कर आया M L स्क्वायर T माइनस 2। बोलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा कि ये अदिश गुणनफल होता है, इसलिए कार्य भी अदिश राशि हुआ, यानी कि कार्य भी कैसा क्वांटिटी हो गया, अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। बोलिए ये 3 चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए जल्दी से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ जाइए, एक चीज़ और समझ जाइए, इसका एक CGS मात्रक भी होता है, CGS। देखिए CGS मात्रक भी लिखना सीख जाइए, कभी कभी पूछ देता है। देखिए C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, G का मतलब हो गया ग्राम, और S से हो गया सेकेंड। तो यानी कि जहाँ दूरी है उसको सेंटीमीटर से दिखाएंगे, और जहाँ मास यानी कि द्रव्यमान है उसको ग्राम से दिखाएंगे, और टाइम को किसे दिखाएंगे। तो देखिए अब इसका CGS यूनिट भी आपको लिखना सिखा देते हैं, यहीं से उठाइएगा। ठीक, यहीं से उठाइएगा। ये हो गया केजी, तो अब हम इसको लिखेंगे ग्राम। बोलिए क्लियर हो गया। उसके बाद है मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब दूरी, तो अब हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि C का मतलब सेंटीमीटर होता है। फिर लिखा हुआ S स्क्वायर यानी सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ भी लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये इसका CGS यूनिट हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बोले यहाँ तक क्लियर है। लेकिन रुकिएगा रुकिएगा, इसका एक और मात्रक होता है अर्ग, जिसको बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग, ERG। तो अब आपको 2 चीज़ याद रखना है कि अगर बोले कार्य का यानी कि वर्क का SI यूनिट तो जूल, अगर कार्य का CGS यूनिट बोले तो बोलेगा अर्ग। ठीक, क्लियर हो गया। कार्य का अगर डेराइव्ड यूनिट बोले तो न्यूटन मीटर, नहीं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर डेराइव्ड यूनिट लिख लिए तो उससे हम बीमा निकाल लिए। अच्छा, CGS यूनिट में आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग अर्ग भी बोल सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपका जो होता है 1 जूल, याद रखिएगा 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। ठीक है, याद रखिएगा 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁷ अर्ग। चलिए अब लिखिए यहाँ से। अब यहाँ पर आपको क्या बात समझ में आया, जो हम पॉइंट आपको लिखाए हैं, अब उस पॉइंट को हम आपको समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दीवार पर धक्का लगा रहा है तो भी आपका कार्य 0 होगा, चाहे आप पूरा जान भी क्यों ना फूंक दे इसमें। कारण क्या है भाई, कारण है कि इस दीवार को आप विस्थापित नहीं कर पाए, इस दीवार को जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाए। तो जब डिस्प्लेस ही नहीं हो पाया तो वर्क डन क्या होगा, 0। जैसे देखिए आपको पता होगा
कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा और फोर्स पूरा लगा दिए तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी वस्तु का डिस्प्लेस आप नहीं कर पाएँ तो वर्क डन जीरो। अच्छा देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर जिंदगी भर भी खड़ा रहेगा ना तो भी साइंस की भाषा में कार्य हमेशा जीरो ही माना जाएगा। क्यों? क्यों बोलिए क्यों? क्योंकि वो चलबे नहीं किया, चलेगा तब ना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो जीरो होने का वर्क डन क्या हो गया, जीरो। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। तीसरा पॉइंट समझिए, अगर कोई कुली 100 केजी का बोझा लेकर कई मील दूर तक भी चलेगा ना, ऊपर रखना चाहिए माथा पे, बात समझे, तो भी कार्य क्या होगा, जीरो ही होगा। कारण क्या है, देखिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है, बोझा, और ये इधर चल रहा है, तो चलने का मतलब इधर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन जो बोझा है वो इधर आपका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा कि नहीं लग रहा है, ठीक है, भार हो रहा, तो दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना, जिसके कारण आपका वर्क डन क्या हो जाता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है F इंटू एस कॉस थीटा। तो F इंटू एस कॉस कितना डिग्री, और कॉस 90 का मान क्या होता है, जब कॉस 90 का मान जीरो हुआ तो पूरा वैल्यू को क्या बना दिया, तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या हो गया। इसका मतलब है कि कितनों केजी का बोझा लेके चलते रहे, साइंस की भाषा में उसको कार्य नहीं माना जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ा और चढ़कर फिर वापस उतर गया तो भी साइंस की भाषा में कोई कार्य नहीं होगा। बोले क्यों कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए कि ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पर चढ़ें और चढ़कर फिर ए पॉइंट पर पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, दो पॉइंट के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस, और शॉर्टेज डिस्टेंस तो कुछ रहा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण आपका कार्य क्या हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है कि कार्य जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जो कि हम पहले ही आपको समझा दिए। चलिए अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए न्यूमेरिकल। सब लोग क्वेश्चन लिख लिए ना। देखिए 25√3 ये आपका सही है, लेकिन 25√3 आप इसका यूनिट नहीं बोले। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वस्तु पर हम कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और 30 डिग्री के क्षैतिज कोण पर आरोपित हो रहा है और वस्तु कितना मीटर विस्थापित हुआ, 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो आपसे पूछ रहा किया गया कार्य का मान ज्ञात करें। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप क्या करिएगा, पहले गिवन लिखिएगा। तो देखिए ये बल दिया हुआ है ना, यानी कि फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना न्यूटन, अच्छा कितना डिग्री कोण, यानी कि थीटा का मान दे दिया आपको 30 डिग्री, और कितना मीटर विस्थापित हुआ, यानी कि विस्थापन को एस से दिखाते हैं और एस हो गया आपका कितना मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कार्य निकालिए, तो अभी आप कार्य का फॉर्मूला पढ़े हैं, कार्य बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। तो F का मान कितना, S का मान कितना, और कॉस कितना डिग्री, तो देखिए कॉस 30 का मान लिखाए होंगे, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, 2 का टेबल से कट गया तो यहाँ पर हो गया 25√3, ये हो गया वर्क डन। और याद रहेगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो आपका कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। तो आपका आंसर हो गया 25√3 जूल। बोलिए समझ में आ गया ना। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और किया गया कार्य का मान जूल में कितना है, 20,000 जूल, तो आपसे क्या पूछ रहा है, बल, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे दिया 4000 मीटर और आपको वर्क डन का वैल्यू दे दिया 20,000 जूल, और आपसे फोर्स पूछ रहा है। तो आप भली भांति जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के जगह पे कितना रख लेंगे, 20,000, फोर्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर 4000,
तो बोलिए क्या कटेगा, 3 से 3 जीरो खत्म, और 4 पच्चे 20, यानी कि फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन बोलिएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 न्यूटन का एक बल लग रहा है, यानी कि F का वैल्यू दे दिया, एक वस्तु को कितना मीटर विस्थापित किया और कितना जूल काम हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण बना, यानी कि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स, और आपसे इसके बीच का क्या पूछ रहा है, एंगल। तो जरा बताइएगा कि फोर्स दे दिया 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, और वर्क डन कितना हो रहा है 20 जूल, और आप लोग वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े हैं F × S cos थीटा। तो जब थीटा का चर्चा करें, एंगल का चर्चा करें, तब आपको cos थीटा लेके चलना है, ठीक है। तो बताइए वर्क डन की जगह कितना रख दें 20, फोर्स की जगह पर भी 20, और S की जगह पर 2, और यहाँ पर लिख लेंगे cos थीटा, 20 खत्म, तो इधर 1 बचा। अब आपको पता होगा कि 1/2 बोल सकते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या बोल सकते हैं, cos थीटा। अब जरा बताइएगा कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, तो cos का कब मान 1/2 देता है, कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो 1/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, और इधर लिख सकते हैं cos थीटा, cos खत्म, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, बोलिए समझ में आया। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। आपके बोर्ड पर फिर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना जूल, 56 जूल, यानी कि वर्क डन दे दिया, 56 जूल, और लगाया गया बल का मान कितना न्यूटन, यानी कि फोर्स का वैल्यू दे दिया 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मान पूछ रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है F × S। तो वर्क डन के जगह पर रखेंगे कितना 56, फोर्स की जगह पर 7, और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो 87, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 8। अब आपको कंफ्यूज कराने के लिए 8 मीटर देगा, 8 न्यूटन देगा, 8 मीटर पर सेकंड देगा, 8 मीटर सेकंड देगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमेशा किस में बोलना है, मीटर में। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, तो मेरा वर्क डन आज क्लियर हो जाए। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई कार, हाँ ए, चलिए देख लेते हैं, मिला लेते हैं। यदि कोई कार जो है 500 न्यूटन का बल लगाकर कितना किलोमीटर की दूरी तय की, 15 किलोमीटर की यात्रा तय की, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है किए गए कार्य का मान निकालें, और आपका ऑप्शन आपके बोर्ड पर है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, फोर्स दिया हुआ है कितना न्यूटन, 500 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 15 किलोमीटर। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हमेशा मीटर में दिखाना है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन जब भी बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए कितना से गुना, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है ना। तो 15 पे कितना जीरो, 3 जीरो, यानी कि 15,000 मीटर, ये हुआ। अब आप वर्क डन बराबर जानते हैं F × S, तो F का वैल्यू कितना 500, और 15 पे कितना जीरो, 3 जीरो, तो 15 पचे। अब बोलिए कितना जीरो लगेगा, यस, तो 5 जीरो। इतना जूल काम हुआ एक कार के द्वारा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, देखिए याद रखिएगा, रेलवे में मैं तो पूछ दिया, ये ग्रुप डी का एकदम बेस्ट चैप्टर है, ठीक है। आपका जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था ना, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाया था, बात समझे। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ अगला टॉपिक है एनर्जी। देखिए एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, कार्य करने की क्षमता, यानी कि आपका जो है कार्य करने का जो क्षमता है उसी को तो कहेंगे एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का भी मात्रक क्या होता है, यानी कि जो आपका कार्य का यूनिट होगा वही आपका एनर्जी का भी यूनिट होगा, और उसका जब यूनिट सेम तो डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये भी कैसा क्वांटिटी है, अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। आपको पता होगा कि अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, यानी कि परिमाण हो, उसी को तो कहते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि किसे कहते हैं, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। अच्छा, इसके बाद देखिए हमको क्या पढ़ना है,
यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे दुनिया में तो बहुत तरह का ऊर्जा है, आपको पता है कि नहीं? दुनिया में बहुत तरह का ऊर्जा है। देखिए कैसे कौन कौन लिखा हुआ है, द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो ये सब क्या है? ऊर्जा का अलग अलग रूप है। तो ये ऊर्जा का अलग अलग रूप होने पर भी यूनिट नहीं बदलता है, यानी कि एनर्जी का यूनिट क्या हमेशा लिखेंगे? जूल ही लिखेंगे। और ये कैसा क्वांटिटी है? अब उसमें हमको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दो ऊर्जा से मिलकर बनी होती है, एक आपका स्थितिज ऊर्जा और एक कौन सा? गतिज और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। अगर आपसे पूछ दे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर, तो आपको बोलना हो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ यानी कि सम ही आपका कौन सा एनर्जी होता है? बोलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। इसको पहले आप बात को समझिए। गतिज ऊर्जा का नाम से सुनने में आ रहा गति, यानी अगर किसी वस्तु में गति है, मोशन है, तो उसके कारण भी उसके अंदर एनर्जी आ जाता है। तो उसको हम लोग कौन सा एनर्जी कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², जहाँ पर m क्या हो गया? द्रव्यमान यानी कि मास, और v क्या हो गया? किस वेलोसिटी से वो गति कर रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी। तो हाफ mv² किसका फॉर्मूला होता है? गतिज ऊर्जा का। अब आ जाते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण, यानी कि रेस्ट के कारण उसके अंदर भी एनर्जी रहता है, वैसे एनर्जी को हम लोग कहते हैं कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान के चलिए कि कोई धनुष जो है अभी बस उसका खींच कर रखा हुआ है तमंचा, बात समझे कि नहीं समझे? अभी छोड़ा नहीं है, तो उसके विशेष स्थिति के कारण उसके अंदर अब एनर्जी आया कि नहीं आया? अब जैसे छोड़ेंगे क्या होगा? एकदम सीधे गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा कि नहीं बदल? तो विशेष स्थिति के कारण भी उसके अंदर क्या हो जाता है? एनर्जी हो जाता है। उसको कौन सा ऊर्जा बोलते हैं? अच्छा बताइएगा कि बांध का जो पानी है, डैम जिसको बोलते हैं, तो डैम में जो हम लोग पानी रोक के रखे हैं वो कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा है? क्योंकि पानी का डैम को हम रोक के रखे हैं, तो रोक के रखने के कारण भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी एकदम आ जाता है। अब अगर जैसे ही पानी छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो गतिज में बदल तो जाएगा, अब उससे बहुत कुछ एनर्जी भी डेवलप हो जाता है। बांध का पानी रोकने से हम लोग बिजली भी पैदा कर लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो विशेष स्थिति के कारण उसके अंदर एनर्जी रहा कि नहीं रहा? अच्छा बताइएगा, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान टिका हुआ है, अभी रुका हुआ है, तो बोलिए वो जो टिका हुआ जो चट्टान है ऊपर में, वो स्थितिज है कि गतिज है? स्थितिज है। बस सरकने भर का देर है कि पूरा एनर्जी लेकर नीचे सबको ध्वस्त कर देगा। समझे कि नहीं समझे? रांची का टैगोर हिल जाइएगा, वहाँ पर बड़ा बड़ा चट्टान जो है ना बस अटका हुआ है, वो समझिए स्थितिज ऊर्जा में, बस छूटेगा नीचे का जितना भी बड़ा बड़ा अपार्टमेंट सब दह जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसको जो है रोक के रखा गया है। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? m का मतलब हो गया द्रव्यमान, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्व त्वरण, और इसका मान जो है क्वेश्चन में फिक्स रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहीं कहीं 10 लेने बोलेगा तो 10 ले लीजिएगा, 9.8 लेने के लिए बोलेगा तो 9.8 लीजिएगा। क्वेश्चन में जी का मान कह देगा क्या लेना है आपको, ठीक है? और एच क्या हो गया? हाइट, कितना हाइट पर हम उसको ले जा रहे हैं या कितना हाइट पर है। तो आपका एम जी एच किसका फॉर्मूला? स्थितिज ऊर्जा। और हाफ एम बी एस किसका फॉर्मूला? चलिए अब क्वेश्चन करें, आइए अब न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की हमको क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मास कितना दे दिया? 22 केजी। और आपसे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो 1/2 m इज इक्वल टू 22 और v कितना? 5 का स्क्वायर, तो 2 का पारा में, तो 11 × 25
5 5 2 7 2, यानी कि आपका कितना जूल। और याद रखिएगा ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, तब देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु की गति, हाँ 4 होगा, ठीक पकड़ लिया आप, ठीक है। लेकिन देखिए आपको 4 को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ जरा बताइएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 मीटर सेकेंड 1, फिर दिया हुआ 4 मीटर सेकेंड -1, फिर दिया हुआ 4 मीटर सेकेंड -2, फिर दिया हुआ 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब बोले नहीं, ऑप्शन में देखिए कौन सा होगा। 4 मीटर पर सेकंड लास्ट कितने लगा पाइएगा, क्या डी। आइए चलिए देखते हैं। आपका जो है गतिज ऊर्जा कितना दे दिया, काइनेटिक एनर्जी 120 जूल। देखिए यही तो एग्जाम में प्रॉब्लम होता है, आप ला करके भी नहीं लगा पाइएगा, ऐसा ऑप्शन ही देगा आपको। तो जब तक यूनिट नहीं समझ में आएगा कैसे लगा पाइएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया, 120, क्लियर कर दिया। अच्छा मास कितना है, मास हो गया 15 kg। आपको वेलोसिटी निकालना है, v का मान निकालना है। तो आप पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर कितना रख दें, 2 और इंटू एम की जगह पर 15 इंटू v²। आपको पता होगा इज इक्वल टू में 15 8 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v² इज इक्वल टू 8 दूनी। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर खत्म। तो v बराबर कितना हो गया, 4। यहाँ तक तो ला दिए। अब याद रखिएगा कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। बोलिए यूनिट भी आपको साइंस में याद रखने का जरूरत है। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।